हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे 27 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, और दूसरा जो प्रश्न था मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये दो प्रश्न अंकित शर्मा ने इसका जवाब दिया है। पहला उत्तर है मध्य प्रदेश के दतिया में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, दतिया में बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा भिंड, मुरैना तथा ग्वालियर जिले में बोली जाती है। तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये मथुरा के आसपास वाला जो एरिया है, तो आप यहां से ऐसे याद इसको कर सकते हैं। ठीक है, ब्रजभाषा खड़ी हिंदी की एक बोली होती है। ब्रजभाषा में सूरदास, मीरा तथा रसखान जैसे कवियों ने बड़े पैमाने पर साहित्य का सृजन किया है। ब्रजभाषा हिंदी साहित्य की एक प्रमुख भाषा रही है। दूसरा उत्तर है मध्य प्रदेश के सागर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। सागर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी स्थापित है। इसके अलावा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में, वर्ष 2009 में प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया था। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला, सागर को भारत का हृदय कहा जाता है। सागर को उड़ान सिंह ने 1660 में बसाया था। 1818 में ब्रिटिश कमिश्नरी व कैंटोनमेंट बोर्ड बना। 1867 में सागर को नगर पालिका बनाया गया। महार रेजिमेंट का मुख्यालय सागर में रहा। एरण जो है, सागर में सती प्रथा का अभिलेख मिला है। एक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर सती प्रथा का भारत का पहला अभिलेख मिला है। 510 ईस्वी का माना जाता है। भानुगुप्त का अभिलेख भी इसको कहते हैं। समुद्रगुप्त काल में एरण को स्वभोग नगर कहा जाता था। यहाँ पर गोपराज सती स्तंभ लेख है, ये यही है एक्चुअल में। एरण का जो सती अभिलेख है वो यही है। ठीक है, एरण स्थल की खुदाई प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी ने करवाई थी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रजाखेड़ी सागर जिले में अवस्थित है। सागर जिले में बीना तहसील में आगा सौद में ओमान के सहयोग से ओमान भारत तेल रिफाइनरी बीना में है एक्चुअल में। ठीक है, ये भी स्थापित की गई है। नापतौल प्रशिक्षण संस्थान तथा स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में अवस्थित है। स्वान योजना जुलाई 2009 में सागर जिले से शुरू की गई थी। स्वान का फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स के मतलब बिल्डिंग्स होती हैं या ऑफिस होते हैं, वहां पर ये नेटवर्क चलता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन है एक तरीके से, इसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं, इंटरनेट के लिए ये स्वान नेटवर्क यूज किया जाता है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2009 में की गई थी। वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा उद्यान है। 11वीं शताब्दी की लाखा बंजारा झील है। सागर में धामोनी का उर्स बाबा मस्तान शाह वली की दरगाह है। ये 6 दिनों का लगता है। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है, जो 1194.67 स्क्वायर किलोमीटर। अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। रहली का सूर्य मंदिर, राहतगढ़ जलप्रपात, राहतगढ़ का किला, गढ़ा कोटा का किला, आपचंद की गुफाएं, शीश महल गढ़ा पहरा में, जामनी नदी सागर में है, सिद्धगवा औद्योगिक क्षेत्र है, खिमलासा का किला है, मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल है राही, जन की पुकार, ब्लैक टाइगर, गोल दुनिया समाचार पत्र यहां से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो जाएगी आपकी सागर की। अगला जो आज का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किस से संबंधित है। 2 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। इसके अलावा भारत भवन जिस जिले में है, यानी कि भोपाल, आपको भोपाल से संबंधित जो भी जानकारी आपके पास है, आपको भोपाल डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं, आपको सारी जानकारी इसमें देना है। करंट आउटलुक हमारा जुलाई तक का लॉन्च हो चुका है। अगर आप ये लेना चाहें ले सकते हैं। 6 मंथ एडिशन भी अवेलेबल है जून तक का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे क्वेरी आप मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा ये रामबाण नोट्स हैं, साइंस के नोट्स हैं, अगर आप ये चाहें तो ये भी परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसके लिए सीमांक ऐप की शुरुआत की है। तो जो सीमांक ऐप है एक्चुअल में ये किसानों के लिए
शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें किसानों की जमीन से संबंधी सभी जानकारियां शामिल हैं। एक और चीज याद रखें, लैंड रिकॉर्ड्स से संबंधित है, ये भी ध्यान रख लीजिए इन केस अगर आपसे पूछा जाए। जमीन से संबंधी सभी जो जानकारियां हैं वो इसमें शामिल होंगी। सभी किसानों को जमीन से जुड़ी जानकारी एक ऐप के जरिए प्राप्त हो सकेगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करेगा। एक इसकी विशेषता है कि इसे लाइव मैप की सहायता से क्षेत्रफल और लोकेशन इसके अंदर प्राप्त की जा सकती है। जमीन से जुड़ी जानकारी तत्काल आसानी से प्राप्त की जा सकती है इस ऐप के थ्रू। तो ये ऐप जो है अभी हाल में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यालय स्थापित किया गया है? तो ये जो MSME कार्यालय है ये स्थापित किया गया है नवगठित निवाड़ी जिले में। ठीक है, नवगठित निवाड़ी जिले में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यालय पूरी क्षमता के साथ अब काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री हैं, मध्यम उद्यम मंत्री हैं ओम प्रकाश सखलेचा, इन्होंने कार्यालय के लिए महाप्रबंधक समेत 14 पदों को मंजूरी भी दे दी है। हालांकि ये जो पद हैं ये इधर उधर से भरे जाएंगे, इनको रिक्रूट नहीं किया जाएगा। जैसे टीकमगढ़ से कुछ लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा या किसी और जिले से, मतलब इस तरीके से काम अभी किया जाएगा। शासन द्वारा नवगठित निवाड़ी जिले में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा कार्यालय प्रारंभ करने के लिए पदीय संरचना के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की गई है। चलिए कमेंट करके बताएं कि निवाड़ी जिले का जो गठन है वो कब हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से कितने शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल उन्नयन विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा? तो एक करीब 5000 शिक्षित बेरोजगार जो आदिवासी शिक्षित बेरोजगार युवक युवती हैं उनको ये प्रशिक्षण जो है वो दिलाया जाएगा वर्ष 2020 में। ठीक है, आदिम जाति कल्याण विभाग जो है उसके अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, जिसको कहा जाता है मैपसेट। ठीक है, इसके माध्यम से 5000 आदिवासी वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल उन्नयन विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पे बात करिए स्किल डेवलपमेंट की। ठीक है, और ये जो प्रशिक्षण है केंद्र सरकार के कौशल उन्नयन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही दिलाया जाएगा। मैपसेट द्वारा पिछले 2 वर्षों की अगर बात करें तो 20,000 से अधिक आदिवासी युवाओं को रोजगार मूलक कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। रोजगार मूलक का मतलब होता है जिनसे उनको रोजगार मिल सके। मैपसेट के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त 3400 युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आदिवासी वित्त विकास निगम जो है उसके माध्यम से 91 करोड़ 62 लाख रुपए का ऋण और अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो मूल्यांकन होता है वो नाबार्ड का जो सहयोगी प्रोजेक्ट है मैनेजमेंट यूनिट, इसको अनुबंधित किया गया है, मतलब इनके साथ एक MOU किया गया है मूल्यांकन पर्पज से। अब यहां पे देखिए बात करते हैं मध्य प्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण परिषद की। तो इस परिषद की बात करें तो मूलतः आदिवासी तकनीकी शिक्षा मंडल इसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये मुख्यतः इन्हीं के लिए काम करता है। 1981 में इसको स्थापित किया गया था और आदिम जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न तकनीक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुशलता का विकास कर उनके रोजगार स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु स्थापित किया गया था। यानी उनको कुल मिला के हमें उनका पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनका स्किल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, इसलिए इसकी जो शुरुआत है उनमें कुशलता का विकास करने के लिए, स्किल का विकास करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1981 में स्थापित किया गया था। 1989 में संस्था के उद्देश्यों में वृद्धि करके अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया था 1989 में। इस निगम के द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जाता है। निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रावधानित अनुदान राशि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनुसूचित जाति विकास विभाग के माध्यम से निगम को प्रदाय की जाती है। ठीक है, तो स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो भी अनुदान राशि है
वो मध्य प्रदेश शासन का जो अनुसूचित जाति विकास विभाग है उसके माध्यम से इस निगम को यानी कि मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद को ये दी जाती है, प्रदान की जाती है। तो ये पूरा स्टैटिक जीके से संबंधित आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय के लिए राशि वितरित की गई। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो इस योजना की अगर बात करें तो इस योजना की शुरुआत हुई थी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2009 में। इस योजना के अंतर्गत अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको लैपटॉप खरीदने के लिए 16,208 विद्यार्थी, ठीक है, कितने 16,208 विद्यार्थियों के खाते में 25,000 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखिए कितनी राशि दी जा रही है, 25,000 रुपए राशि इनको दी जा रही है लैपटॉप खरीदने के लिए, ठीक है। और ये कितनी राशि हो जाती है, 40,52,00,000 रुपए सिंगल क्लिक के द्वारा इन्होंने भी हाल में अंतरित करी है। इस योजना के तहत इस वर्ष करीब 40,542 विद्यार्थियों को 101 करोड़ रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जानी है। पहले योजना बंद कर दी गई थी, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने बताया है। उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार में ये योजना बंद कर दी गई थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको फिर से शुरू कर दिया है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि ये योजना फिर से नए रूप में कब शुरू करी गई, तो 2020 में शुरू करी गई, अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो। हालांकि ये क्या होता है, कुछ ऐसे चुनावी जुमले होते हैं कि उनको बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं संबल योजना की, संबल योजना को नए रूप में इन्होंने फिर से शुरू करा है, क्योंकि संबल योजना जो है इनका कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बंद कर दी थी, लेकिन एक्चुअल में संबल योजना बंद नहीं करी गई थी। संबल योजना का जो एक नए रूप में चालू करी गई थी, नया सवेरा संबल योजना के नाम से, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो एक तरीके से ये योजना बंद नहीं करी गई थी। तो बहुत सारे ऐसे चुनावी जुमले भी होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर छात्रों को प्रोत्साहन देने, हौसला बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भाव पैदा करने के लिए यह योजना आज पुनः प्रारंभ की जा रही है, ठीक है, मतलब कल ये योजना फिर से, परसों ये योजना फिर से चालू करी गई है, ठीक है। तो ये पूरी चीज हो जाएगी इससे संबंधित। बात करें 2009 में ये योजना आरंभ हुई थी। प्रारंभिक में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसकी कक्षा 12वीं की परीक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो शासकीय स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको लैपटॉप दिया जाता था इसके तहत, ठीक है। लेकिन 2013 से जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाने लगा था, ठीक है। और इस वर्ष 2020 की बात करें तो कक्षा 12वीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 40,542 विद्यार्थियों को 101 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो आपको परसेंटेज याद रखना है कि कितने परसेंटेज के बाद दी जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा एंटोनी डिसा की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वे अध्यक्ष थे, तो एंटोनी डिसा, इनकी अगर बात करें तो ये भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, ठीक है, चेयरमैन ऑफ रेरा जिसको कहा जाता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा, RERA, ठीक है। तो राज्य शासन ने इनकी जो अवधि है, वैसे इनको अक्टूबर 2021 तक रहना था, लेकिन इनकी सेवाएं जो है वो अभी हाल ही में समाप्त कर दी गई हैं। इस संबंध में जो नगरीय विकास एवं आवास विभाग है उसने आदेश भी जारी कर दिया है। यहां पे देखिए बात करें अगर तो भू संपदा विनियामक प्राधिकरण एक्चुअल में है क्या, ये एक विधेयक है, रियल एस्टेट विधेयक। राज्यसभा ने 10 मार्च 2016 को पारित किया था, 15 मार्च 2016 को लोकसभा में पारित किया गया, 25 मार्च 2016 को राष्ट्रपति ने अनुमोदित कर दिया गया था और 26 मार्च 2016 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इसको किया गया था, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है। ध्यान रखिए, भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा है। देखिए बहुत सारी ऐसी शिकायतें होती हैं, जैसे कई बार क्या होता है, बिल्डर आपसे पैसा ले लेता है लेकिन पोजेसन नहीं देता है, ठीक है, आपसे वो 2 साल के लिए कमिटमेंट करता है लेकिन वो आपको 4 साल तक घर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। तो ये सारी चीजों का सॉल्यूशन निकालने के लिए भू संपदा विनियामक
प्राधिकरण का गठन किया गया था। मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें होती हैं। इसके अलावा अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। तो गाइस, ये पूरा था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।